बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस एडिटिंग का ये पहला लेक्चर है और इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू एडवांस एडिटिंग इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। और जो हमने जो इस बुक में पढ़ना है और इस कोर्स में जो हमने पढ़ना है, मोस्टली जो है हम इसमें एक केस स्टडी या सिचुएशन टाइप लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो हमने बुक यूज़ करनी है और नोट्स यूज़ करने हैं वो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस ये बुक है, ठीक है। और ये मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूँगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है पेपर P7 ग्लोबल ये भी अवेलेबल है, इसमें भी है। और थर्ड वन है कोर्स नोट जो है AC P7 CN07, ठीक है। और ये जो नोट्स है ये मैं आपको PDF फॉर्म में सेंड कर दूँगा। और आज के जो हमारे लेक्चर कंटेंट हैं उसके बारे में बात करते हैं कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है और हमारे जो कंटेंट है आज के लेक्चर के वो क्या क्या हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखें डिस्क्राइब ऑडिटिंग क्या है, और उसके अलावा सेकेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करना है। थर्ड वन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग इन रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन रिस्क। फोर्थ वन है लिस्ट द कॉजेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्क एंड एक्सप्लेन हाउ दिस रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड। पहले हमने 1-3 में जो है इस ऑब्जेक्टिव में हमने ये करना है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग के बारे में बात करनी है, इसको एक्सप्लेन करना है। और जो इंफॉर्मेशन रिस्क है उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करनी है। और इसमें हमने बात करनी है कि जो इंफॉर्मेशन रिस्क है, ठीक है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके कॉजेज़ के बारे में बात करनी है। और एंड एक्सप्लेन हाउ दिस रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड, और उस रिस्क को जो इंफॉर्मेशन रिस्क है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो फिफ्थ वन है डिस्क्राइब एश्योरेंस सर्विसेज एंड डिस्टिंग्विश ऑडिट सर्विसेज फ्रॉम अदर नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय CPA, जो पब्लिक अकाउंटेंट होते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है, जो वो कहते हैं कि जो एश्योरेंस सर्विसेज है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना है और उसको फिर डिफ्रेंशिएट करना है हमने ऑडिट सर्विस। और उसके बाद है डिफ्रेंशिएट द 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑडिट, आइडेंटिफाई द प्राइमरी टाइप्स ऑफ ऑडिट, डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ CPA। ये हमारा जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कवर होगा, ठीक है। और जो इस लेक्चर में हमने कवर करना है वो पहले 4 पॉइंट को कवर करना है। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है नेचर ऑफ ऑडिटिंग। नेचर ऑफ ऑडिटिंग बाय डेफिनेशन auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report to the degree of corresponding between the information and established criteria। तो established criteria क्या होता है और इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। मतलब कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उस क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया पे वो ऑडिटिंग करते हैं, ऑडिट करते हैं, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट जो है स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ऑडिटिंग का, उसका नेचर क्या होना चाहिए। ऑडिटिंग शुड बी डन बाय अ कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट पर्सन, जो कॉम्पिटेंट बंदा होता है, ठीक है, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, उसके लिए कॉम्पिटेंट हो, ठीक है। और इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट पर्सन का यहाँ पे मतलब ये है कि वो जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हो उससे उस बंदे का कोई ताल्लुक़ ना हो, कोई रिलेशन ना हो, ठीक है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि जब वो ऑडिट करेगा तो उसमें वो कोई बायसनेस ना करे, ठीक है। तो जो नेचर ऑफ ऑडिटिंग है, ठीक है, वो एक तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए बंदे को जो ऑडिट करता हो, ऑडिटर को, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, कि ऑडिटिंग और अकाउंटिंग जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए अकाउंटिंग का तो आप पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं। अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग
ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो अकाउंटिंग है ये रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेस है। ठीक है, क्लासिफाई समराइज करती है इकोनॉमिक इवेंट को, जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, किसी कंपनी में कोई डिसीजन मेकिंग होती है। अब ये तो इसको ज़्यादा मैं डिटेल से बात नहीं करता। अब हम बात करते हैं ऑडिटर की। ऑडिटर का क्या काम होता है? ऑडिटिंग के बारे में आपने जो है जस्ट जो ब्रॉडली इसकी डिफिनीशन है, जो लोग समझते हैं कि ऑडिटिंग क्या होती है। ऑडिटिंग इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी देखते हैं। ऑडिटर फोकस ऑन डिटरमाइनिंग वेदर रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन प्रॉपरली रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब जो ऑडिटर का काम होता है उसका रिकॉर्डिंग या क्लासिफाइंग वाला काम नहीं होता, वो अकाउंटिंग का हो गया। जो ऑडिटर का काम होता है वो अकाउंटिंग के ऊपर काम करता है, जो रिकॉर्डिंग हुई है। ठीक है, जो पहले से रिकॉर्डिंग हुई है उसके ऊपर वो देखता है कि क्या ये रिकॉर्डिंग जो है या समराइजिंग जो इकोनॉमिक इवेंट्स जितने हुए हैं उनको प्रॉपरली से जो है वो रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया, और इनकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो प्रॉपर व्यू देता है, ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। ठीक है, अपने ऑडिटर, अपने जो शेयर होल्डर है या इन्वेस्टर है या कस्टमर है उनको या फिर नहीं देता। अब देखिए, इन एडिशन टू अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग ऑडिटर मस्ट एक्सप्रेस एक्सपर्टीज। जो अकाउंटिंग जो ऑडिटर होता है उसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, इन द एक्यूमुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, और उस दूसरी बात उसके पास ऑडिट एविडेंस भी होनी चाहिए। जो मतलब अकाउंटिंग है, ठीक है, उन्होंने जो रिकॉर्ड किया हुआ है अपने ट्रांजैक्शन बुक ऑफ अकाउंट में, उनके पास वो उन चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, जब वो ऑडिट करता है, ठीक है, तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग और उसकी एविडेंस को देख के ऑडिट करता है। तो ये तो मेन डिफरेंस हुआ अकाउंटिंग और ऑडिटर में। अकाउंटिंग सिंपल इज द रिकॉर्डिंग है ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। ऑडिटर जो है वो उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को क्या करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करता है, उसका मुआयना करता है। अब बात है इंफॉर्मेशन एंड एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया। एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया में ये बात है कि जो ऑडिट है, जो ऑडिटर है ऑडिट करता है, उसके पास जो इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, वो कुछ स्टैंडर्ड बेस होनी चाहिए, मतलब एस्टेब्लिश क्राइटेरिया होनी चाहिए। एस्टेब्लिश क्राइटेरिया का मतलब ये है जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ठीक है, वो उसके थ्रू होनी चाहिए, या फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, या फिर दोनों क्राइटेरिया भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब वो अपनी ऑडिट को इवेल्युएट करते हैं या एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं। टू डू एन ऑडिट देयर मस्ट बी इंफॉर्मेशन इन अ वेरीफाइबल फॉर्म एंड सम स्टैंडर्ड criteria by which the auditor can evaluate the information। अब लेट सपोज जो है यूएसए की जो है वो जो सीपीए कंपनीज हैं, ठीक है, वो बाहर किसी और कंट्री की जो है उन्होंने उनसे कहा है कि आप ऑडिट करें। सीपीए जो कंपनी उनसे कहा है, ठीक है, तो सीपीए कंपनी जो है उनके पास एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया कौन से हैं, देखिए वो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये जो क्राइटेरिया है इसके थ्रू भी वो ऑडिटिंग कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसके थ्रू भी वो कर सकते हैं। जो एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया है उसके बारे में सबसे पहले ऑडिटर को इंफॉर्मेशन और इसको एक्यूमुलेट करना और एवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए नेक्स्ट है एक्यूमुलेटिंग एंड एवेल्युएटिंग एविडेंस। वो कैसे उस को एक्यूमुलेट और एवेल्युएट एविडेंस कैसे करेंगे, देखें सबसे पहले है एविडेंस इज इन एनी इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर टू डिटरमाइन वेदर द इंफॉर्मेशन बीइंग ऑडिटेड स्टेटेड इन अकॉर्डिंग विद द एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया। तो एविडेंस तो सब आपको पता है कि एविडेंस क्या है, ठीक है, ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि ऑडिटर यूज़ करता है। ठीक है, जब वो इन्फॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या उसकी ट्रांजैक्शन को देखता है तो फिर वो एविडेंस को यूज़ करता है अपनी ही ऑडिटिंग को एक्यूमुलेट करने के और उसको एवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, जो एस्टेब्लिश क्राइटेरिया है उसको देखता है। अब एस्टेब्लिश क्राइटेरिया अगर देखें तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कंपनी जो है उन्होंने अपना जो है एस्टेब्लिश क्राइटेरिया वो सिलेक्ट किया हुआ है, उसके थ्रू जो है ऑडिटर वो उसके एविडेंस को लेके आते हैं और फिर उसका ऑडिट करते हैं।
अब अगर हम एविडेंस की बात करें, एविडेंस वो कहाँ से ले सकता है? सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन डेटा है, उनके पास जो ट्रांजैक्शन डेटा है उससे एविडेंस लेता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। वो जो एविडेंस का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेटा, जो उनके पास जो ट्रांजैक्शन की गई है, जो रिकॉर्ड किया गया है, वहाँ से वो क्या ले सकते हैं, एज अ एविडेंस वो प्रूफ कर सकते हैं और लेके आ सकते हैं। सेकेंड वन है कम्युनिकेशंस विद आउटसाइडर। अगर जो ऑडिटर है वो जो आउटसाइडर है उनसे कम्युनिकेट करता है और वहाँ से भी वो एविडेंस को लेके आ सकता है। या फिर थर्ड वन जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस पे ऑब्जर्व करके वो एविडेंस को वहाँ पे ला सकता है और अपनी ऑडिटिंग को अक्यूमुलेट कर सकता है। या फिर लास्ट वन जो है क्लाइंट्स टेस्टिमोनी, जो अपने क्लाइंट्स हैं उस कंपनी से रिलेटेड उनसे भी पूछ सकता है और एविडेंस के तौर पर उसको इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है और अपने ऑडिट को क्या कर वो एक एस्टेब्लिश क्राइटेरिया के थ्रू अक्यूमुलेट कर सकता है। ऑडिटर जो होता है वो कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट पर्सन क्यों होना चाहिए? तो देखिए इस ग्राफ से आपको समझ आ जाएगा कि जब अगर ऑडिटर कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट हो तो वो अपने एवल्यूएशन ऑफ एविडेंस जो है उसको प्रॉपरली करता है और प्रॉपर कंक्लूजन पे लेके जाता है। और जो कॉम्पिटेंस के बारे में मैंने बात कर दी है और इंडिपेंडेंस के बारे में भी बात की है कि कॉम्पिटेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो क्वालिफाइड हो, बट उसको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एस्टेब्लिश क्राइटेरिया है उसके बारे में भी पता होना चाहिए और एविडेंस को एवल्यूएशन ऑफ एविडेंस को भी वो जानता हो अच्छी तरीके से। और जो इंडिपेंडेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको जो कंपनी है उससे कोई और रिलेशनशिप ना होना, शेयर होल्डर हो जो ऑडिटर है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, आउटसाइडर जो होता है ऑडिटर वो कॉन्फिडेंस हो और बायस फ्री हो, तब वो जो ऑडिटर है वो प्रॉपर कंक्लूजन दे सकता है और प्रॉपर ऑडिटिंग कर सकता है उस कंपनी के और एवेल्यूएट कर सकता है अपनी एविडेंस को भी। जो फाइनल स्टेज होता है वो है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में वो जो ऑडिटर है वो क्या करता है, वो उसके पास दो तरह की वो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है ऑडिट रिपोर्ट। इस या तो क्लियर रिपोर्ट होती है या फिर जो है वेरीफाइड रिपोर्ट होती है। जो वेरीफाइड रिपोर्ट होती है उसका मतलब ये है कि इसमें अब कोई गलती नहीं है, जो भी इन्होंने रिकॉर्डिंग की है वो बिल्कुल 100% ठीक है। द सेकेंड वन है क्लियर रिपोर्ट। अगर वो क्लियर रिपोर्ट लिखता है जो ऑडिटर होता है तो इसका मतलब ये है कि उसको प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है या एविडेंस है उस रिकॉर्डिंग या जो रिकॉर्डिंग की गई है वो सही तरह उसको एविडेंस या प्रूफ नहीं मिला है, तो इस वजह से वो उसको क्लियर रिपोर्ट लिखता है, वेरीफाइड नहीं करता उसको। तो इसको देखते हैं। फाइनल स्टेज इन द ऑडिटिंग प्रोसेस इज प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट विच कम्युनिकेट्स द ऑडिटर्स फाइंडिंग टू यूजर। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन है कि ऑडिटर की क्यों ज़रूरत होती है कि वो इंफॉर्मेशन रिस्क को रिड्यूस कर सके, ठीक है, और अपनी जो है ऑडिटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिस्क को रिड्यूस करने में, उसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करते हैं। जनरली अगर हम बात करें जो डिसीजन मेकर होते हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख के उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अगर तो ऑडिटिंग की जो है इस वजह से नीड पड़ती है, ये इस वजह से इम्पोर्टेंस है कि अगर वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट ना हो तो फिर अगर वो डिसीजन ले, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे, तो जाहिर बात है वो डिसीजन भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो ऑडिटर की ज़रूरत जो है इम्पॉर्टेंस इस वजह से है कि जो इन्फॉर्मेशन रिस्क है, जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है ऑडिटर को या डिसीजन मेकर को, वो प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए इसको रीड करते हैं। इन्फॉर्मेशन रिस्क रिफ्लेक्ट्स द पॉसिबिलिटी दैट द इन्फॉर्मेशन अपॉन विच अ बिजनेस डिसीजन वाज मेड वाज इनएक्यूरेट। अगर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर ना हो, ट्रू इन्फॉर्मेशन ना हो, तो फिर बिजनेस जो डिसीजन मेकर है वो रॉन्ग जो है डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी वजह से जो यूज़र हैं या इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की यूज़र हैं तो उनको जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ट्रू एंड फेयर व्यू उनको नहीं मिल सकता। तो देखिए ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन रिस्क। अगर वो
ऑडिट करते हैं, ठीक है, उसको ऑडिटिंग के वो एविडेंस वगैरह प्रूफ करते हैं, तो जो ऑडिट के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है डिसीजन मेकर को वो ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उसके बेस पे वो फिर जो है सही डिसीजन लेते हैं, और सही डिसीजन लेने के बाद भी उसको जो है जो आउटसाइडर यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, वो उनको प्रॉपर व्यू मिलता है, ट्रू एंड फेयर व्यू मिल सकता है। जो आज के लेक्चर का जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, लिस्ट द कॉजेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्क एंड एक्सप्लेन हाउ दिस रिस्क कैन बी रिड्यूस। जो इंफॉर्मेशन रिस्क की कॉजेज है वो कौन कौन सी हैं और इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हैं, देखिए, कॉजेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्क में है रिमोटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो डिसीजन मेकर को जो इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, वो क्या इंफॉर्मेशन जो है जो अदर से मिलती है वो एग्जैक्टली ठीक होती है, और डिसीजन मेकर जो है उन पे जो है ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हैं डिसीजन मेकर्स डू नॉट हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड मस्ट रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अदर्स। जो सेकेंड वन है, बायसेस एंड मोटिव्स ऑफ द प्रोवाइडर। Information is provided by someone whose goals are inconsistent with those of the decision maker and may be biased। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है किसी भी आउटसाइडर से, तो उसका गोल जो होता है वो इनकन्सिस्टेंट होता है, क्योंकि जो डिसीजन मेकर का गोल है, ठीक है, वो में भी ये बायस भी हो सकता है, ठीक है, उसमें बायसनेस भी आ सकती है। जो नेक्स्ट वन है, और जो उसके बारे में बात करते हैं, ये दो रह गए, उसके बाद इसको रिड्यूस कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। जो वोल्यूमिनस डेटा है, इसका मतलब ये है कि जब ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, तो उसमें जो एरर है उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन रिस्क है कि जब ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई वॉल्यूम हो जाता है, तो वॉल्यूमिनस डेटा का मतलब है जब उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें से एरर डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से भी ऑडिटर की नीड पड़ती है कि उसको वो हायर वॉल्यूम्स को कम करके, ठीक है, एक प्रॉपर व्यू दे सके। जो नेक्स्ट वन है कम्प्लेक्स एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन होती है वो ज़्यादा होने की वजह से, हाई वॉल्यूम की होने की वजह से उनकी जो वो कम्प्लेक्स होते हैं और वो डिफ़िकल्ट होते हैं रिकॉर्ड करना प्रॉपर तरीके से। तो इस वजह से जो है जो ऑडिटर होता है उसको वो उसकी कम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है, ठीक है, और उसके बाद उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो है उसको लेके आता है, और फिर जो है जो डिसीजन मेकर होते हैं उनके पास जो है प्रॉपरली एविडेंस के साथ प्रूव करके उनके सामने रख देते हैं। अब इसको रीड करते, कम्प्लेक्स एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। Transactions are increasing complex and more difficult to record properly. Complex accounting standards are difficult to interpret and apply। जो मतलब जो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो रिकॉर्डिंग होती है, जो कम्प्लेक्स टाइप की होती हैं, ठीक है, तो उसको इंटरप्रेट करना भी डिफ़िकल्ट होता है। अब जो है जो हमने इंफॉर्मेशन रिस्क की बात की है उसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं। यूज़र वेरीफाइज इंफॉर्मेशन। रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन रिस्क, यूज़र वेरीफाइज इंफॉर्मेशन। जो यूज़र है वो इंफॉर्मेशन को कैसे वेरीफाई करते हैं। द यूज़र में गो टू द बिजनेस टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, ठीक है, या तो जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो उस कंपनी के पास या उस बिजनेस के पास जा सकता है और वहाँ से वेरीफाई कर सकता है। दिस इज़ ऑफन कॉस्टली एंड इम्प्रैक्टिकल। ये बहुत कॉस्टली है कि यूज़र जाके उसको वेरीफाई करे, और अगर जनरल देखें ये तो ये इम्प्रैक्टिकल है। तो सेकेंड वन क्या है, यूज़र शेयर्स इंफॉर्मेशन रिस्क विद मैनेजमेंट। जो यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन है, रिस्क है, वो क्या करे, वो अपने जो मैनेजमेंट है उस बिज़नेस या कंपनी से उसके साथ क्या करे, शेयर करे। तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रिलायबल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो उसके रिस्पॉन्सिबल हो कि वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे, एंड मे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन अ लॉसूट इफ इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड। तो फिर जो है अगर मैनेजमेंट इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है, तो वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और
ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रोवाइडेड। जो यूज़र है उनको क्या चाहिए, उनको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसकी ऑडिट चाहिए। एक्सटर्नल ऑडिटर आर एंगेज टू प्रोवाइड अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिलायबल। तो वो ये जो ऑडिटर है ये अश्योर करते हैं यूज़र को कि जो इस कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये रिलायबल है, ये बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। तो यूज़र के पास जब ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाए उसके बाद वो उस कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं और उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे बात है रिलेशनशिप अमंग ऑडिटर, क्लाइंट एंड एक्सटर्नल यूज़र। जो ऑडिटर है उसका क्लाइंट और एक्सटर्नल यूज़र के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। अब जितनी बातें हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली हैं आपको पता चल गया है कि जो ऑडिटर का काम है वो क्या होता है और क्लाइंट और एक्सटर्नल यूज़र के साथ उसके क्या रिलेशनशिप होते हैं। देखें, सबसे पहले है हम बात करते हैं क्लाइंट और एक्सटर्नल यूज़र, ये एक दूसरे के साथ देखें रिवर्सिबल है, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ दे सकते हैं। क्लाइंट्स प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू यूज़र। जो क्लाइंट्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू यूज़र। जो यूज़र हैं उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की व्यू देते हैं। अब ऑडिटर इशूज रिपोर्ट एंड रिलाइड अपॉन बाय यूज़र टू रिड्यूस इन्फॉर्मेशन। जो ऑडिटर का काम होता है वो तो रिपोर्ट को इशू करता है, ठीक है, जो जिसकी मैंने बात की क्लियर रिपोर्ट है या वेरीफाइड रिपोर्ट है उसको इशू करता है जो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं उनके पास। अब जो क्योंकि आपको जो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं उस जो पर्टिकुलर बिजनेस है उसके लिए। क्लाइंट आर ऑडिट कमेटी हायर्स ऑडिटर। जो क्लाइंट या ऑडिट कमेटी होती है वो ऑडिटर को हायर करते हैं, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट बंदा होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो कॉम्पिटेंट होता है उसको। तो ये रिलेशनशिप है कि ऑडिटर, क्लाइंट और एक्सटर्नल यूज़र का बहुत ही आपस में क्लोज रिलेशनशिप होता है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है जो एक्सटर्नल यूज़र है, क्लाइंट है या ऑडिटर है, उन पे जो डिपेंड करता है उस कंपनी की जो कैपिटल पे उसके बेनिफिट पे भी, प्रॉफिट पे भी। ऑब्जेक्टिव है 1 पॉइंट डिस्क्राइब अश्योरेंस सर्विसेज एंड डिस्टिंग्विश ऑडिट सर्विस फ्रॉम अदर अश्योरेंस एंड नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जो अश्योरेंस सर्विसेज होती हैं वो कौन सी होती हैं? एन अश्योरेंस सर्विस इज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विस दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकर। जो मतलब जो वो अश्योरिटी लेकर आते हैं, ठीक है, ऑडिटर क्या काम करता है, वो अश्योरिटी लेकर आता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, वो फ्री बायस होता है और वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको करेक्ट जो 100% जो इन्फॉर्मेशन होती है करेक्ट लेकर आता है और डिसीजन मेकर को दे देता है, उस बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। जो सेकेंड वन है अश्योरेंस सर्विसेज कैन प्रोवाइड बाय सीपीएज आर अदर प्रोफेशनल। देखिए जो मतलब यूएस में जो है वो सीपीएज हैं और बाकी अगर देखें तो वो एसीसीए हैं, ठीक है, जो ये है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। या फिर इसके अलावा जो अदर प्रोफेशनल हैं वो ऑडिट का काम कर सकते हैं। Assurance services by CPA have been common for years, especially regarding historical financial statement information. तो कई सालों से जो CPA है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, ठीक है, वो अश्योरेंस सर्विसेज देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है, और फ्री बायस बना के देते हैं। उसके बाद है अटेस्टेशन सर्विसेज। एंड अटेस्टेशन सर्विसेज आर टाइप ऑफ सर्विस इन विच द CPAs issues a report about a subject matter or ascertain that is made by an other party, ठीक है, जो उसके डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, तो इन कैटेगरीज को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास में इतना काफ़ी है कि ऑडिटर क्या होता है, उसका काम क्या होता है।